चलो फिजिकल प्रॉपर्टी लोग देखते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो यहाँ पर देखें फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड की अगर हम चर्चा करें तो यहाँ पर मेनली हम लोग सॉल्वेंटी देखते हैं, बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट ये देखते हैं। तो जो आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड है ये क्या है? कोवेलेंट है। क्या है? कोवेलेंट है। तो कोवेलेंट मॉलिक्यूल मान के हम लोग इसको फिर चर्चा आगे करते हैं। तो पहली हेडिंग हो जाएगी आपकी सॉल्वेंटी। क्या हो जाएगी? सॉल्वेंटी। तो अगर हम लोग सॉल्वेंटी पर चर्चा करें तो जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है कोवेलेंट है और आपको मालूम है केमिकल बॉन्ड में पाया गया था लाइट डिसॉल्व्स लाइट, मतलब कोवेलेंट कंपाउंड अगर है तो पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व नहीं होंगे, कहां पर डिसॉल्व होंगे? नॉन पोलर वाटर। अच्छा सॉल्वेंटी की बात किया जाए और सॉल्वेंट न बताया जाए तो फिर हम लोग सॉल्वेंट को वाटर को मानते हैं यूनिवर्सल सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंटी कहा जाए और सॉल्वेंट ना बोला जाए तो लोग वाटर में सोचते हैं। वाटर पोलर सॉल्वेंट है तो ऑर्गेनिक कंपाउंड पोलर में तो डिसॉल्व नहीं होंगे। ठीक है, तो लिख लेंगे एच ऑर्गेनिक कंपाउंड is covalent, so dissolve in non-polar solvent, dissolve in non-polar solvent or in the organic compound like water, CCl4, CH2, benzene, toluene, N-hexane, N-heptane, and in ether. And in ether, but does not dissolve in water. But does not dissolve in water. Made answer. Organic compound dissolve in water only when it can form hydrogen bond with water. हाइड्रोजन बॉन्ड with water. तो वाटर में तभी डिसॉल्व होगा जब ये वाटर के साथ क्या कर सके? हाइड्रोजन बॉन्ड बना सके। हाइड्रोजन बॉन्ड कहाँ बनेंगे? अगर F पर H हो, पढ़ाया गया है, O पर H हो और N पर H हो, यही इतने कंडीशन में हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। F पर H होगा, O पर H होगा और N पर H होगा तभी हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा, अदरवाइज हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनेगा। ठीक है,
अब यहाँ पर ध्यान दो, जैसे एल्कोहल की बात किया जाए तो एल्कोहल में ये H पर मतलब O पर H है तो O इलेक्ट्रॉन खींचेगा, O पर पार्शियल नेगेटिव और H पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। यहाँ पर H की बात किया जाए तो ये पार्शियल नेगेटिव और ये पार्शियल पॉजिटिव, हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाएगा तो ये डिजार्व हो जाएगा। ठीक है, आगे चले जाए भैया। यहाँ पर देखा बेटा, solubility order of compound related from different homologous series. Related from different homologous series. यहाँ पर ध्यान दो, सबसे ज्यादा जो डिजॉल्व होगा वो एसिड होगा, फिर एल्कोहल, फिर एमीन, फिर कीटोन, फिर एल्डिहाइड, फिर ईथर। ठीक है, फिर यहां पर RX, एल्काइन, एल्कीन, और इसको थोड़ा हमें इधर करना पड़ेगा स्क्रीन को, एल्केन, एल्केन। ठीक है, ये सॉल्युबिलिटी ऑर्डर होगा। ये एसिड लिखा गया था जो स्क्रीन को उधर कर दिया गया। ये ध्यान रखना, ये यहां तक लोअर मेंबर अप टू नियरली 4 कार्बन dissolve in water due to hydrogen bond। यहां पर नॉट डिजॉल्व। पूछा जाए क्यों डिजॉल्व नहीं होगा तो आपका आंसर होगा कि हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाते। 12वीं में ये क्वेश्चन बना हुआ है एल्किल हैलाइड। 12वीं में ऑर्गेनिक कंपाउंड का, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पहला चैप्टर एल्किल हैलाइड है। ठीक है, तो वहां पर पूछा गया है कि दो एल्किल हैलाइड इज पोलर येट इट डज नॉट डिजॉल्व इन वाटर फाइव, मतलब यद्यपि एल्किल हैलाइड पोलर है फिर भी ये वाटर में डिजॉल्व नहीं होता। क्यों? तो आंसर होगा कि इट डज नॉट फॉर्म हाइड्रोजन विद इट। ठीक है, क्योंकि हाइड्रोजन के साथ वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाता, इसलिए डिजॉल्व नहीं होगा। ठीक है, तो ये ध्यान दो, एसिड, एल्कोहल, एमीन, कीटोन, एल्डिहाइड और ईथर ये वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेंगे, इसलिए लोअर मेंबर डिजॉल्व। ठीक है, आगे चलो। अच्छा, ये सॉल्युबिलिटी ऑर्डर कब देखेंगे? जब मॉलिक्यूलर मास नियरली सेम होगा। यहां पर लिख रहे हैं मॉलिक्यूलर मास इज नियरली सेम। ऐसा नहीं कि आप एक एसिड ले लो, उसमें बहुत सारे कार्बन हैं और एल्कोहल में 2 ही 3 कार्बन है, एक ही कार्बन है, आपको बताए थे कि एसिड ज्यादा डिजॉल्व होगा, एल्कोहल कम डिजॉल्व होगा। नहीं, ऐसा नहीं कि आप चाहे जो एसिड ले लो हमेशा एल्कोहल ज्यादा डिजॉल्व होगा। कार्बन लगभग सेम हो या कार्बन की बात न किया जाए तो मॉलिक्यूलर मास नियरली सेम हो। मॉलिक्यूलर मास नियरली क्या हो? सेम हो, तो ऐसा होगा। ठीक है, ये हो जाएगा। यहां पर क्वेश्चन थोड़ा क्वेश्चन पूरा मत करो।
represent order of solubility. Order of solubility of following. एक क्वेश्चन है, रिप्रेजेंट ऑर्डर ऑफ सॉलिबिलिटी ऑफ फॉलोइंग। ठीक है, यहां पर हम लोग CH3 COOH CH3 CH2 CHO CH3 CH2 CH2 OH, D में CH3 CO CH3, बोलो ऑप्शन A, आगे C, भैया B, फिर B, ये आगे हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम होता? ठीक है, तो ये जिस क्रम में लिखा गया था वो क्रम बता देगा। और देखो लगभग मॉलिक्यूलर मास सबका क्या है, सेम है। और इतना बेटा आगे अब 2 पॉइंट और करना है यहां पर हम लोग। अगर पहला पॉइंट ये है कि एक ही सीरीज के डिफरेंट मेंबर दिए गए हैं। अभी तक आपने ये जो मेंबर क्वेश्चन लिया है ये डिफरेंट सीरीज से है, मतलब एसिड, एल्डिहाइड, एल्कोहल, कीटोन अलग अलग सीरीज का मतलब है। और हम एक ही मान लो सभी एल्कोहल होते हैं, सभी क्या होते हैं तब क्या करते हैं। ठीक है, तो यहां पर ध्यान देना, जैसे यहां पर पॉइंट 2 लिख रहे हैं, ये एल्कोहल है, एल्कोहल है तो ये हाइड्रोफिलिक पार्ट है और हाइड्रोफोबिक पार्ट है। हाइड्रोफिलिक पार्ट और ये क्या है, हाइड्रोफोबिक पार्ट है। हाइड्रोफोबिक और ये क्या है, हाइड्रोफिलिक है। अब जैसे अगर ये R हाइड्रोफोबिक है मतलब वाटर हेटिंग है, R की साइज बढ़ रही है, R की साइज बढ़ रही है मतलब कार्बन की संख्या बढ़ रही है, तो R की साइज बढ़ रही है। तो R की साइज बढ़ेगी तो हाइड्रोफोबिक पार्ट क्या होगा, बढ़ेगा, सॉलिबिलिटी क्या होगी, डिजाइन होगी, है कि नहीं। तो यहां पर साइज इंक्रीजेस, सॉलिबिलिटी डिक्रीजेस, साइज इंक्रीजेस, सॉलिबिलिटी। अब OH तो वही रहेगा, इसकी साइज में कोई चेंज आएगा नहीं। तो यहां पर increase in size of in number of carbon कर लिया है, in number of carbon of same homologous series, same homologous series, solubility decreases, same homologous series, solubility decreases, solubility, yes, solubility decreases। यहां पर ध्यान रखना, कारण क्या पाओगे, एज हाइड्रोफोबिक पार्ट, एज हाइड्रोफोबिक पार्ट increases। size of
hydrophobic part increases, so solubility decreases. So solubility decreases. Size of hydrophobic part increases, so solubility decreases. कितने पॉइंट हुए? 2। कौन सा? पहला पॉइंट कि सभी मेंबर डिफरेंट सीरीज से हैं। दूसरा पॉइंट क्या हुआ कि सभी मेंबर एक ही सीरीज से हैं। और तीसरा पॉइंट है कि एक ही कंपाउंड के डिफरेंट आइसोमर हैं। एक ही कंपाउंड के क्या हैं? डिफरेंट आइसोमर है। ऊपर कर देना इसको। यहां पर थर्ड पॉइंट, if different isomer are same homologous series is taken, then solubility increases with increase in number of side chain. Due to decrease in surface area of hydrophobic part. Surface area of hydrophobic part. ठीक है, तो हाइड्रोफोबिक पार्ट की सरफेस एरिया घट जाती है जिससे सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है। यहां पर ध्यान रखना, CH3 CH2 CH2 CH2OH, CH3 CH2 CHOH, CH3, यहां पर CH3 ये CH सॉरी यहां पर OH CH3 CH3, ये हाइड्रोफोबिक पार्ट है, हाइड्रोफोबिक पार्ट है, हाइड्रोफोबिक पार्ट है। सरफेस एरिया ऑफ हाइड्रोफोबिक part decreases, so solubility decreases, so solubility decreases। अब यहाँ पर solubility increases, सॉरी solubility increases। यहाँ पर है क्या, तो जो टर्सरी है, देखो ये टर्सरी है, इसकी solubility ज्यादा है सेकेंडरी से और सेकेंडरी ज्यादा है प्राइमरी से। यहां पर देखें IE solubility order of tertiary greater than secondary greater than primary, किसका? एल्कोहल का, किसका? और एसिड का। जहां पर OH है वहां पर C डबल OH कर दो, जहां पर OH हो तो क्या कर दो, बट solubility order of
प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, ये मीन का किसका, ये मीन का। ठीक है, ये इन सालों का इन वाटर as unable to form हाइड्रोजन बॉन्ड। टर्सरी में इन सालों होगा, क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं पाएगा। यहां पर ध्यान दो, इधर ध्यान दो, CH3 CH2 CH2 NH2 CH3 CH2 NH CH3 CH3 N CH3 CH3। देखो ये प्राइमरी है, नाइट्रोजन पर 2H है, सेकेंडरी है, नाइट्रोजन पर 1H है, टर्सरी है, नाइट्रोजन पर कोई H नहीं है। तो ये ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, कम हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा ही नहीं। तो सॉल्वेंटी क्या कर दिया जाए, decreases, solubility decreases as tendency to form hydrogen bond decreases। ऊपर कर दें, ठीक है, ठीक है। क्वेश्चन represent solubility order of following। Represent solubility order of following। Represent solubility order of following। सॉल्वेंटी इंक्रीज करे डिक्रीज, क्यों? हाँ, ये ध्यान रखिएगा, ये सभी प्राइमरी हैं, सभी में NH2 है। पिछला देख के कंफ्यूज नहीं होगे, वहां पर ब्रांच ज्यादा थे क्योंकि सॉल्वेंटी कम हो गई थी। ठीक है, देखो ये ऐसे मैच कर रहा है ना इससे पिछले से, ये देखो इसकी सॉल्वेंटी कम है, तो टर्सरी एंड पर कोई H ही नहीं है, यहाँ पर H पर H है और सरफेस एरिया क्या कर रही है, डिक्रीज। तो सरफेस एरिया डिक्रीज, सो सॉल्वेंटी इंक्रीजेस। हो गया बेटा, हो गया। अब सॉल्वेंटी हम लोगों ने एक तरह से पढ़ लिया गया, लेकिन अगर मान लो इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, क्या है इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो सॉल्वेंटी कम हो जाएगी। इसको ऊपर क्यों बनाया?
करके। इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग decreases solubility. Intramolecular hydrogen bonding decreases solubility. Intramolecular hydrogen bonding decreases solubility. ये पढ़ाया गया है। क्यों सॉल्युबिलिटी डिक्रीज कर देगा? ये सरफेस एरिया डिक्रीज कर देगा। नहीं, इंट्रामॉलिक्यूलर सरफेस एरिया क्या कर देगा? डिक्रीज कर देगा। लेकिन सरफेस एरिया से यहाँ पर सॉल्युबिलिटी का मतलब नहीं होगा। यहाँ पर मतलब होगा कि ये आपस में ही हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाता है, तो वाटर के साथ संभावना क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। यहाँ पर ध्यान रखना, यहाँ पर ये इसको क्या कहेंगे? पीएन फिनाल, पैरा नाइट्रो फिनाल। इसको क्या कहोगे? एमएन फिनाल। और इसको क्या कहोगे? ओएन फिनाल। ठीक है बेटा, यहाँ पर ध्यान दो। अब ये हाइड्रोजन और इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम नजदीक आ रहे हैं, जिससे इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड की संभावना क्या होगी? बढ़ेगी। तो विद डिक्रीज इन डिस्टेंस, बोलो, चांस ऑफ इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड इंक्रीजेस। डिस्टेंस किसके बीच में नहीं बताया गया? हाइड्रोजन और नेगेटिव एटम के बीच में। आप लोग लिख रहे हैं तो नहीं, पूरा लिख रहा है, लिख लेंगे। ठीक है, डिस्टेंस इन बिटवीन हाइड्रोजन एंड नेगेटिव एटम। यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड की संभावना, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड की संभावना बढ़ रही है। तो जब इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड की संभावना बढ़ेगी, सो solubility decreases. Solubility decreases. अच्छा, surface area decreases due to which सरफेस एरिया डिक्रीज करने से बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा, मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाएगा। बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा, मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाएगा, विस्कोसिटी कम हो जाएगी, डेंसिटी कम हो जाएगी, बट वेपर प्रेशर इंक्रीजेज, वोलाटाइल नेचर इंक्रीजेज। ध्यान रखना, अगर वेपर प्रेशर वोलाटाइल नेचर मतलब बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, इसका मतलब आसानी से तो बॉयल होगा। बॉयल होने की टेंडेंसी क्या हो गई? बढ़ गई। तो बॉयल होने की टेंडेंसी बढ़ गई, वेपर में कन्वर्ट होने की टेंडेंसी बढ़ गई, मतलब वेपर प्रेशर बढ़ गया। वेपर प्रेशर क्या हो गया? बढ़ गया। तो देख लो, एक बार मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट थोड़ा सा बात है, चूंकि आगे वही पढ़ना है। ठीक है यार, चलो भैया ऊपर करें इसको। अब अपनी दूसरी हेडिंग हो जाएगी बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट, दोनों एक साथ बनाएंगे। बॉइलिंग एंड
यहाँ पर ध्यान दो, यहाँ पर ध्यान दो, फॉर कोवैलेंट कंपाउंड, यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट हाइड्रोजन बॉन्ड पर डिपेंड करेगा, पोलरिटी पर डिपेंड करेगा, और किस पर, वांडर वाल फोर्स पर डिपेंड करेगा। वांडर वाल फोर्स खुद डिपेंड करेगा मॉलिक्यूलर मास पर, और एस ए मींस सरफेस एरिया। कब देखेंगे, इफ मॉलिक्यूलर मास इज सेम। अगर मॉलिक्यूलर मास सेम है तो हम लोग क्या देखने जा रहे हैं, सरफेस एरिया। यहाँ पर ध्यान रखना, एक कंपाउंड ए है, दूसरा बी है, तीसरा सी है। ए में हाइड्रोजन बॉन्ड है, बी में पोलरिटी है और सी में वान डेर वाल्स फोर्स है। तो यहाँ पर ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, तो ए ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन सी। If molecular mass is nearly same, अगर मॉलिक्यूलर मास लगभग बराबर है तो ये ऑर्डर हो जाएगा। मॉलिक्यूलर मास लगभग बराबर है तो ये ऑर्डर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखो बेटा, ऊपर कर रहे हैं इसको, मेल्टिंग पॉइंट में ले रहे हैं फॉर कोवैलेंट कंपाउंड। यहां पर हम देखना मेल्टिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइड्रोजन बॉन्ड। यहां पर एक और फैक्टर जुड़ रहा है, सिमेट्री। दैट अदर फैक्टर इज सिमेट्री। बाकी वही सब कुछ कॉमन है। और क्या लिखने वाले हो, वान डेर वाल फोर्स। वान डेर वाल फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर मास एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया। तो इफ मॉलिक्यूलर मास इज सेम, यहां पर एक और कंपाउंड पड़ गया, ए बी सी और डी। कौन से कंपाउंड हैं आपको मालूम नहीं है, लेकिन किस टाइप का फोर्स है वो मालूम है। तो ऑर्डर ऑफ मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ मेल्टिंग पॉइंट सब ये है कि मॉलिक्यूलर मास is nearly same, तो ये ऑर्डर हो जाएगा, ये ऑर्डर हो जाएगा। तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हम लोग एक साथ देख ले रहे हैं, ठीक है। 10 ज्यादा पॉइंट में 3 पॉइंट यहाँ पे लिखने हैं, वही 3 पॉइंट। कौन कौन से, जब डिफरेंट सीरीज से होंगे, जब एक ही सीरीज से होंगे और एक ही कंपाउंड का डिफरेंट आइसोटोप बनाए इसको। अब पहला पॉइंट ऊपर को दे रहे हैं, पहला पॉइंट क्या लिखने वाले हैं, ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट when compound of different homologous series is taken
compound of different homologous series is taken. ठीक है, यहाँ पर पहला पॉइंट हो जाएगा। तो पहला पॉइंट क्या हो जाएगा, यहाँ पर कवर इज एज फॉलो, इज एज फॉलो। अगर डिफरेंट होमोलोगस सीरीज के हैं तो फिर ये हो जाएगा जो आपने अभी पीछे लिखा था सेम वही। कीटोन यहाँ पर एल्डिहाइड अवरोटन ईथर RX एल्काइन एल्कीन एल्केन सब क्या है, इफ मॉलिक्यूलर मास इज नियरली सेम। ऐसा नहीं कि आप चाहे जो एल्कोहल ले लो और चाहे जो एसिड ले लो। Represent order of melting point. जब वो नहीं कर लो सेकंड पॉइंट क्वेश्चन है बोलो चलो यहाँ पर एक चीज नहीं बताया गया, यहाँ पर कारण क्या बताएंगे। ये यहाँ पर कारण क्या बताएंगे, ये हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होगा, थोड़ा बताना भूल गए। ये पोलरिटी होगी और ये क्या होगा, वान डेर वाल फोर्स होगा। अब आप कहोगे पिछले केस में जब सॉल्युबिलिटी पढ़ा रहे थे तो ईथर तक हाइड्रोजन बॉन्ड लिखा गया था और अब आप कह रहे हो हाइड्रोजन बॉन्ड यहीं तक है, तो ईथर वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, आपस में नहीं बनाएगा। समझ रहे हो, कीटोन वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, आपस में नहीं बनाएगा। तो ये वाटर के साथ भी बनाएंगे और आपस में बनाएंगे, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना ना बेटा। ऊपर कर दे इसको, ऊपर कर दे। अब सेकंड पॉइंट क्या लिखना है कि अगर एक ही कंपाउंड के डिफरेंट आइसोमर लेंगे। सेकंड पॉइंट, इफ डिफरेंट आइसोमर ऑफ same compound is taken, then different compound isomer of same compound is taken, then melting point and boiling point decreases with increase in number of side chain as बोलो surface area of compound
सरफेस एरिया ऑफ कंपाउंड डिक्रीजेस। यहाँ पर सरफेस एरिया ऑफ कंपाउंड डिक्रीजेस। चले आगे, चलो बेटा CH3 CH2 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 OH, CH3 CH2 CHOH, यहाँ पर क्या हो गया CH3 CH3 COH CH3 CH3, ये देखो स्फीयर हो गया और ये देखो लाइन हो गई, ठीक है। तो सरफेस एरिया क्या हो गई, घट रहे हैं। So water boiling point decreases and melting point decreases। अभी देखो टर्सरी है, सेकेंडरी है, प्राइमरी है। i.e. order of boiling point and melting point for प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी। ये एल्कोहल हो जाएगा, एसिड हो जाएगा, एमीन हो जाएगा। एमीन प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, एसिड, एल्कोहल के लिए लिख सकते हो, एसिड के लिए लिख सकते हो, एमीन के लिए। ऊपर कर दें इसको, देखो भैया, बट फॉर यहां पर आर एल्किल हैलाइड भी लिख सकते हो, एल्किल हैलाइड ये भी प्राइमरी सेकेंडरी होता है, लेकिन यहां शर्त है। जैसे यहां पर देखो ये OH लिखे हो ना, ये देखो OH, यहां पर Cl लिख दो, यहां पर Cl लिख दो, यहां पर क्या लिख दो Cl। तो एल्किल हैलाइड में जो हाइड्रोजन है वो तो 4 टाइप का होता है, FCl Bri होता है। तो ऐसा नहीं कि आप यहाँ पर F लिख दो, यहाँ पर Cl लिख दो, यहाँ पर I लिख दो। ये कब देखोगे, जब हाइड्रोजन क्या होंगे, सेम होंगे। हाइड्रोजन क्या होंगे, सेम होंगे। तो यहाँ पर शर्त क्या है, इफ X इज सेम। अच्छा, यहाँ पर R बदल रहा है, एक प्राइमरी R है, दूसरा सेकेंडरी है और तीसरा टर्सरी है। अब R सेम कर दो, हाइड्रोजन को बदल दो। मान लो सभी CH3 है, CH3 के साथ F जोड़ दो, Cl जोड़ दो, Br जोड़ दो, I जोड़ दो। अब की बार CH3 आपने मतलब एल्किल ग्रुप कांस्टेंट रखा, हाइड्रोजन बदल दिया, तो फिर मॉलिक्यूलर मास देख लोगे, ठीक है। बट यहां पर if X is different and R is same, तब बताओ बेटा, तब क्या हो जाएगा, RI R Br RCl RF। ये बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट का क्रम है। ये बॉइलिंग पॉइंट का क्रम है, मेल्टिंग का क्रम है, डेंसिटी का भी क्रम होगा, विस्कोसिटी का होगा, विस्कोसिटी का होगा, रिएक्टिविटी का होगा, लेकिन सब आगे बात करोगे, ठीक है। ऊपर करना है इसको, ऊपर करना। क्वेश्चन है, represent order of boiling point। यहाँ पर N पेंटेन
नियोपेंटेन। क्या हो जाएगा? ए करते हैं, बी करते हैं, सी करते हैं, तो क्या हो जाएगा? हाँ, ए बी सी। ये एन पेंटेन है, ये एन पेंटेन, ये देखो आइसोपेंटेन, और ये नियोपेंटेन। हाइड्रोजन तो लगा ही होगा। तो क्यों ये सबसे कम है लास्ट वाला? सरफेस एरिया। ठीक है, यहां पर लिख सकते हैं सरफेस एरिया लिख लीजिए। ठीक है, अच्छा ऊपर कर देना इसको, कर दो। चलो, अच्छा अब एक बात अपनी होगी कि अगर एक ही होमोलोगस सीरीज के डिफरेंट मेंबर लिए गए हैं तो सेकंड थर्ड पॉइंट हो जाएगा। इफ डिफरेंट मेंबर of same homologous compound is taken. Different member of same homologous compound is taken. Then melting and boiling point increases with increase in number of carbon atoms. As van der Waals force increases, the intermolecular force increases. Where CH3OH, CH3, CH2OH. ठीक है, यहाँ पर क्या मॉलिक्यूलर मास बढ़ रहा है। So van der Waals force increases due to which kilometer बोलो melting point increases and boiling point increases. Melting point increases and boiling point increases. ठीक है, नोट करके आप लिखना है, ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा हो। इन केस ऑफ एल्केन, जो कल आप पढ़ोगे, एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, member having even number of carbon atom has more melting point
band member having odd number of carbon present just after and before fluid. Just after and before fluid due to alternation effect. Due to alternation effect. Due to alternation effect. यहाँ पर हम i.e. melting point of C6, C7, C5 ये किसमें? ये एल्कीन में और कार्बोक्सिलिक एसिड में। देखना बेटा, ऐसे कंपाउंड देखो जिसमें कार्बन की संख्या इवन है उसका मेल्टिंग पॉइंट तुरंत बाद वाले 8 से और तुरंत पहले वाले 8 से अधिक होगा, लेकिन सभी 8 से नहीं, C9 से अधिक नहीं होगा। जैसे C6 का मेल्टिंग पॉइंट C9 से अधिक नहीं होगा। तुरंत बाद इसके कौन है? 8 वाला 7, और तुरंत पहले कौन है? 5, तो उन दोनों से क्यों? इसको अल्टरनेशन इफेक्ट कहते हैं। और कारण पूछा जा रहा है बेटा, तो जो इवन मेंबर हैं उनके टर्मिनल अपोजिट साइड में है, जैसे ये C1 और ये C6 अपोजिट साइड में है, और जो 8 वाले हैं उनके टर्मिनल क्या हैं? सेम साइड में, C1 और ये क्या है? C7। तो मतलब बेटर पैकिंग होगी, बेटर पैकिंग। ड्यू टू अपोजिट एंडिंग आर टर्मिनल। तो अपोजिट एंडिंग या टर्मिनल के कारण की पैकिंग क्या होगी? बेटर होगी। और यहां पर पुअर पैकिंग, यहां पर पैकिंग पुअर होगी। सो मोर मेल्टिंग पॉइंट, लैटिस में टाइटली पैक होंगे, सो लेस मेल्टिंग पॉइंट। समझ रहे हैं बेटा? मेल्टिंग पॉइंट का क्या होगा? कम होगा, ज्यादा होगा। आगे ऊपर करो ना इसको, यहां पर ध्यान दो, नोट करके ये पढ़ चुके हो। देखो बेटा, CH3H, यहां पर ये CH3 ये ट्रांस है, और ये क्या है? सिस। ट्रांस का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा, सिमेट्री अधिक होने के कारण। ध्यान दो, ये वही सिमेट्रिकल है, ये सिमेट्रिकल, और ये पोलर है। तो यहां पर हम लोग सिमेट्री को ध्यान में रखेंगे, इसलिए मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा, पोलरिटी को ध्यान में रखेंगे, इसलिए बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा। ठीक है, तो बॉइलिंग पॉइंट यहां पर ध्यान, ये सिस है, ट्रांस है, ये सिस है। केमिकल बॉन्ड में पढ़ाए हुए थे, यहां पर मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? केमिकल बॉन्ड में जो मेल्टिंग पॉइंट, हाँ आइसोमर में ट्रांस का सिस है। कितनी प्रॉपर्टी ट्रांस की याद बताए थे? 3। कौन कौन से? मेल्टिंग पॉइंट,
स्टेबिलिटी और pH। हाँ, बाकी जो भी होगा वो किसका अदा होगा, इसका। ठीक बेटा, ये एक एग्जांपल हो गया, नोट करते हैं। यहाँ पर एक और सेकंड ध्यान दें बेटा, ये ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन है, ये मेटा डाइक्लोरोबेंजीन है, ये पैरा डाइक्लोरोबेंजीन है। जैसा बताया 12वीं में पहला चैप्टर यही रहेगा ऑर्गेनिक कंपाउंड का, और फर्स्ट टर्म में ही आता है, तो ये भी सीखना ही रहेगा। यहाँ पर ध्यान भैया, यहाँ पर ऑर्डर ऑफ म्यू डाइपोल मूवमेंट का अगर कहें तो म्यू मेटा और क्या हो जाएगा, म्यू पैरा, ये पोलरिटी का ऑर्डर हो गया। यहाँ पर म्यू पैरा 0 होगा, ये भी पढ़ाया गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये सेम नेचर के है ना, ये इलेक्ट्रॉन इधर विड्रॉ कर रहा और ये इधर, इन दोनों के बीच में एंगल कितना है 180। तो जब सेम नेचर होता है तो एंगल बढ़ने पर म्यू घटता है, तो यहाँ पर एग्जैक्टली अपोजिट है, इसलिए म्यू क्या हो जाएगा पैरा का 0, पैरा का म्यू क्या हो जाएगा। और क्या लिखना है हमें, क्या लिखना है बेटा, मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर अगर लिखें तो मेल्टिंग पॉइंट किस पर डिपेंड कर रहा है, सिमेट्री पर। तो क्या हो जाएगा, पैरा मेटा आर्थो। और बॉइलिंग पॉइंट किस पे डिपेंड कर रहा है, पोलरिटी पर, आर्थो मेटा पैरा। आपसे बुक में आपके एनसीईआरटी में 12वीं के बना हुआ है कि वाई पैरा पैरा डाइक्लोरोबेंजीन है मोर मेल्टिंग पॉइंट, तो आप कहेंगे इट इज सिमेट्रिकल सो टाइटली पैक्ड इन लैटिस, सिमेट्रिकल सो tightly packed in lattice। ठीक है, तो आज की बात खत्म और फिजिकल प्रॉपर्टी भी खत्म। नेक्स्ट डे से हम लोग शुरू करेंगे हाइड्रोकार्बन। ठीक है।